मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज गौरव जैन और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना रिस्क मैनेजमेंट। दिस इज योर इलेक्टिव पेपर 6A। तो ये वाला पार्ट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। एफएससीएम आपका ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और अब जो आपके पास लॉन्च हो रहा है दिस इज योर रिस्क मैनेजमेंट। तो ये आपके पास बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जैसे एफएससीएम आपके पास स्कोरिंग है, सेम आपके पास रिस्क मैनेजमेंट भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहां पर आप इजिली 60, 70, 80 मार्क्स तक आप बना सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करके, बहुत थोड़ी सी मेहनत करके आप यहां पर अपना अच्छा टोटल बना सकते हैं। तो जो भी ग्रुप 2 में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए आप रिस्क मैनेजमेंट या एफएससीएम में से कोई भी आप कवर कर सकते हैं। दोनों में जो डिफरेंस है वो मैं आपको एकदम क्लियर बता सकता हूं यहां पर कि रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और एफएससीएम में ज्यादा प्रैक्टिकल है। आपके पास फैक्टरिंग है, आपके पास वहां पर लीजिंग का टॉपिक है, साथ में आपके पास म्यूचुअल फंड्स का टॉपिक है, साथ में स्टार्टअप का आपके पास प्रैक्टिकल है। तो वो थोड़ा वहां पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज्यादा है, थ्योरेटिकल वहां पर थोड़ा कम है। बट अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात करूं तो एक ही चैप्टर है जहां पर आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा आपके पास यहां पर पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। बट यहां पर स्कोर करना बहुत इजी है। अभी इंस्टीट्यूट का भी वहां पर अगर मैं देखूं एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं है। एफएससीएम में थोड़ा सा उन्होंने वहां पर एड ऑन किए हैं, चीजें नई चीजें लेके आए अब की बार, फैक्टरिंग और लीजिंग लेके आए, तो हो सकता है वहां पर और इजी हो एग्जाम। बट दोनों ही सब्जेक्ट एकदम इजी सब्जेक्ट हैं। वो आपकी चॉइस है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट वहां पर ऑप्ट करना है या आपको एफएससीएम को, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट को ऑप्ट करना है। तो दिस इज योर चॉइस। बट दोनों ही अच्छे सब्जेक्ट हैं जहां सर आप स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी इलेक्टिव्स हैं बहुत थ्योरेटिकल है। आपके पास इंटरनेशनल टैक्स है, इकोनॉमिक लॉ है, तो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है। अगर आपको वहां पर मार्केट में आगे आपको देख लीजिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को ज्वाइन करना है या आपको रिस्क मैनेजर बनना है या एफआरएम का आपको कोर्स ज्वाइन करना है या सीएफए आपको करना है, तो डेफिनेटली आपको दोनों में से किसी एक को ऑप्ट करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट या एफएससीएम। ठीक है, तो इस पूरी क्लास में मैं डिस्कस करूंगा पहले पूरा पेपर पैटर्न, क्या पूरा पेपर पैटर्न है, साथ में आपको एग्जाम में क्या क्या साथ में लेके जानी है चीजें वो डिस्कस करूंगा। साथ में मैं बताऊंगा कि यहां पर क्या स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए जिससे आप वहां पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जल्दी से आप वहां पर ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो वो मैं आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में एक पूरा इंट्रोडक्शन में डिस्कस करूंगा, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज रिस्क, व्हाट इज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज अनसर्टेनिटी, व्हाट इज सर्टेनिटी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, वी हैव मार्केट रिस्क, वी हैव ऑपरेशनल रिस्क, वी हैव स्ट्रेटेजिक रिस्क। तो वो सारी चीजें मैं यहां पर आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। तो दिस इज योर इंट्रोडक्शन क्लास, वो पूरा पार्ट यहां पर देख लीजिए कवर होगा। तो दिस इज योर सीए फाइनल इलेक्टिव पेपर 6 रिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट विद द पेपर पैटर्न, क्या पेपर पैटर्न है और क्या क्या चीजें हमें वहां पर लेके जानी है, साथ में वहां पर कौन कौन से चैप्टर है, किस तरह से इंस्टीट्यूट ने पूरे वहां पर सब्जेक्ट को डिवाइड किया है। ठीक है, तो पूरा हम डिस्कस करते हैं एक बार। तो देखिए सर, दिस इज योर रिस्क मैनेजमेंट। तो पेपर पैटर्न से मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर, व्हाट इज योर पेपर पैटर्न। पूरा हेलीकॉप्टर व्यू यहां पर हम दे रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो वो आपको हेल्पफुल होगा यहां पर जब आप इसके लिए प्रिपेयर करेंगे और यहां पर इजीली आप 70-80 मार्क्स आराम से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एफएससीएम है आपके पास स्कोरिंग, वैसे सेम आपके पास रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। मैं कहूंगा कि अभी यहां पर ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं लोगों के रिस्क मैनेजमेंट में इन कंपैरिजन टू द एफएससीएम। बट आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप कौन सा ऑप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप एफआरएम करना चाहते हैं तो यू शुड ऑप्ट फॉर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप वहां पर इन्वेस्टमेंट बैंकर को यूज वहां पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फॉलो करें वहां पर एफएससीएम को। ठीक है, तो मेरा तो यही वहां पर मेरा व्यू है और आपकी चॉइस है कि आप किसको ऑप्ट करना चाहते हैं। मार्केट में आपके पास 6 इलेक्टिव पेपर्स हैं। ठीक है, तो देखिए पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो दिस इज एन ओपन बुक एग्जाम। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करूं तो दिस इज एन ओपन बुक एग्जाम। ओपन बुक एग्जाम है और ओपन बुक एग्जाम है तो यहाँ पर आपके पास देख लीजिए इंस्टीट्यूट आपको कह रहा है कि आप कुछ भी मटेरियल अपने साथ ले जा सकते हैं। प्रिंटेड फॉर्म में आप कोई भी मटेरियल ले जा सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके सब्जेक्ट से लिंक्ड है।
तो कोई भी मटेरियल आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आप कैरी कर सकते हैं। तो थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे कि वहां पर हम क्या क्या चीजें कैरी करेंगे। सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पर पेपर पैटर्न के लिए हमें बताएंगे, वी हैव 5 केस स्टडीज। तो एक चीज बहुत क्लियर है सर कि यहां पर पहले आपके पास 3 केस स्टडीज आती थी, तो काफी बड़ी बड़ी केस स्टडीज होती थी और वहां पर आपके पास रिस्क ज्यादा था। बट अब मैं कहूंगा कि अगर 5 केस स्टडीज हैं तो वहां पर रिस्क कम है। रिस्क कम कैसे है सर? अगर वहां पर आपके पास एक ऑप्शन में थी आपके पास 2 केस स्टडी आपको करनी है, अगर किसी वजह से आपको 2 केस स्टडी नहीं आती है तो आपका एग्जाम फंस सकता था वहां पर। समझ पा रहे हैं? तो पहले ज्यादा रिस्क था क्योंकि वहां पर कम केस स्टडीज थी। अब आपके पास 5 केस स्टडीज है। सेकंड जो वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले वहां पर बड़ी केस स्टडी होने से बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते थे, बड़े बड़े आंसर्स आपको लिखने होते थे। बट अब आपके पास वहां पर 5 केस स्टडीज है, छोटी छोटी केस स्टडीज है, वहां पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वहां पर कम हो गए हैं, आपको कम लिखना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ेगा और इजिली आप वहां पर मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो अब जो वहां पर केस स्टडीज जो अब पैटर्न है पूरा केस स्टडीज का, अब ज्यादा बेटर है। अगर आपके पास वहां पर 5 केस स्टडीज हैं तो वहां पर अगर आपको किसी वजह से 2 केस स्टडी नहीं आती है तो 3 केस स्टडी करके आप वहां पर अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो वो मैं पूरा पैटर्न आपको बता रहा हूं। इसमें से आपको यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 25 मार्क्स ईच। अटेम्प्ट एनी 4। कोई भी 4 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, 25 मार्क्स ईच, एंड दिस इज योर 100 मार्क्स पेपर। तो उसको उन्होंने 2 जगह डिवाइड किया है एक केस स्टडी को। तो थर्ड पॉइंट लिखिए, केस स्टडी 25 मार्क्स, उसको उन्होंने 2 जगह डिवाइड किया है। एक है 10 मार्क्स एमसीक्यूज। 25 मार्क्स में से 10 मार्क्स के तो आपके पास एमसीक्यूज हैं सर। तो वी हैव 5 एमसीक्यूज, 2 मार्क्स ईच। तो मोस्टली आपके पास 5 into 2 पैटर्न में आपको एमसीक्यूज दिख रहे हैं। और एमसीक्यूज के लिए मैं आपको एक चीज सिंपल बताऊंगा कि मैं आपको यहां पर पूरा 100% स्टडी मटेरियल गो थ्रू कराऊंगा, अच्छे से रीड कराऊंगा, अच्छे से उसको समझाऊंगा, पूरा वर्ड बाय वर्ड इंटरप्रिटेशन आपको बताऊंगा 100% स्टडी मटेरियल को, जिससे ये पूरे 40 मार्क्स का एमसीक्यू आपका इजीली क्रैक हो जाएगा। आपको कोई केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो जो भी आपके पास एमसीक्यूज यहां पर आ रहे हैं वो डायरेक्टली आपके पास एमसीक्यूज हैं, उसका ज्यादा केस स्टडी से कोई लेना देना नहीं है। तो उस केस में हम 100% स्टडी मटेरियल को गो थ्रू करेंगे, उसको वर्ड बाय वर्ड इंटरप्रेट करेंगे। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे ही आप एमसीक्यू देखोगे तो 1 मिनट में आप उसको क्रैक कर लोगे। सेम पैटर्न मैं एफएससीएम में फॉलो करता हूं। एक एक वहां पर चैप्टर को मैंने गो थ्रू कराया है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो कराया है, और उसका बेनिफिट क्या हुआ, एग्जाम में स्टूडेंट्स को एमसीक्यू क्रैक करने में मुश्किल से 20 मिनट्स लगे। 20 मिनट्स में उन्होंने पूरे एमसीक्यूज को क्या कर लिया, क्रैक कर लिया। ठीक है? तो यू शुड फॉलो दिस पैटर्न। अगर आप क्लास भी नहीं करते हैं तो आप स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छे से वहां पर पढ़ें, एक एक वर्ड को पढ़ें, और उसका बेनिफिट क्या होगा कि आप वहां पर एमसीक्यू को 40 मार्क्स को आप इजिली क्रैक कर लोगे। मुश्किल से 1-2 एमसीक्यू आपका फंस सकता है, अदरवाइज 35-36 मार्क्स का इजिली आप एमसीक्यू क्रैक कर लोगे। ठीक है? उसके बाद सेकंड आपके पास 15 मार्क्स का जो केस स्टडी में है, वो 3 तरह से आपके पास हो सकते हैं क्वेश्चन। एक केस स्टडी लिंक्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी रिलेटेड। तो एक चीज मैं आपको पहले बताता हूं कि केस स्टडी में स्टार्टिंग में आपको करना क्या है। आपको कभी भी स्टार्टिंग में केस स्टडी नहीं रीड करनी है। आपको स्टार्ट कहां से करना है, क्वेश्चन से। तो आप एमसीक्यू भी करें, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी करें, तो पहले आप वहां पर केस स्टडी के क्वेश्चंस पढ़ें, और अगर जरूरत लग रही है कि आपको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत है तो आप मूव करें केस स्टडी रीड करने पे। अदरवाइज डायरेक्टली भी आपके पास क्वेश्चंस होते हैं। तो वी हैव केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, वी हैव डायरेक्ट क्वेश्चंस। हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें केस स्टडी का कोई रोल ही नहीं है। तो अभी तक मेरा यही यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा है कि जो इंस्टीट्यूट की केस स्टडीज आई हैं उसमें नॉर्मली मैंने देखा है कि वहां पर ज्यादा लिंक नहीं होता है केस स्टडी से।
एक दो क्वेश्चन ही होते हैं जो वहां पर डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं केस स्टडी से, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसका केस स्टडी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वी हैव केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस, वी हैव डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड वी हैव प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो यहां पर आपके पास एक ही चैप्टर है, रिस्क मॉडल्स करके एक चैप्टर है जहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। पहले क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी था बट उसको उन्होंने रिमूव कर दिया है। अब आपके पास एक ही चैप्टर है, दिस इज योर रिस्क मॉडल्स, ठीक है। तो वो एक प्रैक्टिकल पोर्शन हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो डेफिनेटली एक केस स्टडी आपकी कहां से आएगी, रिस्क मॉडल से आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा 4 केस स्टडी आपको डिफरेंट चैप्टर से मिल सकती है। यहां पर कोई डायरेक्ट उन्होंने कोई वेटेज नहीं दी है, इंस्टीट्यूट ने कोई वेटेज नहीं बताई है कि इस पोर्शन से इतने मार्क्स का आएगा या इस पोर्शन से इतने मार्क्स का आएगा, कोई भी डायरेक्ट वेटेज नहीं है। वो वहां पर कहीं से भी आ सकता है, बिकॉज दिस इज एन ओपन बुक एग्जाम, कहीं से भी वो कुछ भी पूछ सकते हैं, देयर इज नो वेटेज। बट मुझे जो लगता है कि यहाँ पर एक ही चैप्टर प्रैक्टिकल पोर्शन का है, तो वहां से एक केस स्टडी आपके पास आएगी, ठीक है। तो वहां पर या आपको डिफरेंट केस स्टडीज में क्वेश्चन दे सकते हैं। तो अबाउट 10-20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल आ सकता है, 10 to 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल आ सकता है, ठीक है। तो दिस इज योर पैटर्न ऑफ योर केस स्टडी, कि केस स्टडी आपके पास देख लीजिए 25 मार्क्स की केस स्टडी है, 10 मार्क्स का वहां पर एमसीक्यू है और 15 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव या प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो केस स्टडी लिंक हो सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके पास हो सकता है, ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, स्टडी मटेरियल। अब स्टडी मटेरियल को 3-4 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दिस इज लिंक टू द इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन से लिंक आपके पास 2 चैप्टर हैं। द फर्स्ट वन इज योर इंट्रोडक्शन टू रिस्क, सेकंड आपके पास क्या है, दिस इज योर सोर्सेज एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। तो वी हैव 2 चैप्टर्स, 2 चैप्टर यहां पर आपके पास इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, इंट्रोडक्शन टू रिस्क एंड सोर्सेज एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। और एक नया चैप्टर इस बार उन्होंने ऐड किया, दिस इज फॉर May 2020, दीज आर इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। तो व्हाट आर द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, उसका पूरा इवैल्यूएशन है। तो दीज आर द 3 चैप्टर्स, दे आर लिंक टू द इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर 3 ये चैप्टर्स उन्होंने कवर किए हैं। द फर्स्ट वन इज योर इंट्रोडक्शन टू रिस्क, सेकंड वन इज योर सोर्सेज एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क, एंड द थर्ड वन इज इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। इसी के साथ सेकंड जो हमारे पास पोर्शन है, दीज आर जनरल टॉपिक्स। तो जो लोग एफआरएम करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट को ऑप्ट करें, तो उनको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा एफआरएम का और वो इजीली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, तो वो डेफिनेटली एफआरएम को वहां पर हायर कर रहे हैं। तो आप डेफिनेटली सीए के साथ बाद में क्या कर सकते हैं, एफआरएम कर सकते हैं, और उससे क्या होगा कि यू विल बिकम द रिस्क मैनेजर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वहां पर रिस्क ऑफिसर आप बन सकते हैं, चीफ रिस्क ऑफिसर आप बन सकते हैं, सीआरओ बोलते हैं उसको, वो आप बन सकते हैं वहां पर। तो इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करने के पीछे यही कारण हो सकता है आपका कि यू विल बिकम द रिस्क मैनेजर। आप रिस्क मैनेजर बनना चाहते हैं या वहां अगर आप एफआरएम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बन जाएंगे, ठीक है। तो साथ में देखिए जनरल टॉपिक्स में वी हैव रिस्क मैनेजमेंट, तो एक रिस्क मैनेजमेंट हमने एसएफएम में भी पढ़ा था टॉपिक, और वो वहां पर थ्योरी प्लस वहां पर स्मॉल प्रैक्टिकल था, तो वो पार्ट भी हम यहां पर भी कवर करेंगे। और साथ में आपके पास वी हैव एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, we have enterprise risk management. Now the next one, this is your third portion,
of this subject, and these are areas of risk management. तो वी हैव 9 चैप्टर्स, जो इस पूरे वहां पर सब्जेक्ट में 9 टॉपिक्स हैं आपके पास, 9 आपके पास चैप्टर्स स्टडी सेशंस हैं. तो दीज आर द एरियाज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, एंड दिस इज योर फर्स्ट वन इज योर ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट. Second one is your credit risk management, credit risk measurement and management, and the third one is your corporate governance. ठीक है, risk associated with corporate गवर्नेंस. ये 3 आपके पास एरियाज हैं रिस्क मैनेजमेंट के. साथ में एक मार्केट रिस्क मैनेजमेंट और होता है, वो चैप्टर उन्होंने यहां पर कवर नहीं किया है, और मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली वो एसएफएम के थ्रू उसको कवर कराना चाह रहे हैं. ठीक है, तो जो मुझे लगता है यहां पर कि वो आपसे डेरिवेटिव्स पूछ सकते हैं, वो आपसे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पूछ सकते हैं, वो आपसे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट पूछ सकते हैं, तो वो मार्केट रिस्क का पार्ट पूछ सकते हैं, कमोडिटी रिस्क को वो पूछ सकते हैं. ठीक है, तो वो सिक्योरिटी रिस्क एनालिसिस जो डेरिवेटिव में हमने डिस्कस किया है. सेकंड आपके पास इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट रिस्क, एंड वी हैव फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. और साथ में कमोडिटी से रिलेटेड भी हमने चीजें डिस्कस की हुई है एसएफएम में, वो भी यहां पर वो पूछ सकते हैं. तो आप वो प्रिपेयर करके ही जाएं. तो मैं वो लिखाऊंगा भी आपको कि एसएफएम का कौन सा मटेरियल आपको करना है. एंड वी हैव डेरिवेटिव्स पार्ट, वी हैव इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पार्ट, एंड द लास्ट वन इज योर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट पार्ट. वो आपको डेफिनेटली करना है, बिकॉज दिस इज एन ओपन बुक एग्जाम, और वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए आप एसएफएम का पार्ट, ये वाला पार्ट आप स्पेशली प्रिपेयर करके जाएं, देख के जाएं, और साथ में अपना एसएफएम का रजिस्टर भी साथ में लेके जाएं. ठीक है सर, तो ये 3 पोजीशन आपके पास है. दीज आर द एरियाज ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट. एंड साथ में 4th पॉइंट आपके पास यहां पर क्या है, प्रैक्टिकल चैप्टर, एंड दिस इज रिलेटेड टू द रिस्क मॉडल्स. ठीक है, तो 4th वन इज योर प्रैक्टिकल एरिया, प्रैक्टिकल एरिया, एंड दिस इज योर चैप्टर रिस्क मॉडल्स. तो अगर मैं काउंट करूं तो वी हैव 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, and we have 9 chapters. We have 9 study sessions. तो ये आपके बाद देख लीजिए, these are the 4 positions जो हम कवर करेंगे. 1 by 1 पूरी एक चीजें हम कवर करेंगे. प्रैक्टिकल पोर्शन भी बीच में हम कवर करेंगे. साथ में जो हमारा इंपॉर्टेंट एरिया है, दिस इज ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, एंड दिस इज रिस्क एसोसिएटेड विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो आजकल आप जो प्रैक्टिकल मार्केट में देख रहे हैं, we have different we have PMS bank issue, we have ILFS issue. तो वो सब किससे रिलेटेड था, दिस इज रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो वो सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. जितनी भी प्रैक्टिकल केस स्टडी है उसका क्रक्स मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, या कोई भी स्कैम्स हुए हैं, या कोई भी वहां पर आपके पास नीरव मोदी केस है, तो वो भी उसके बारे में भी, उसके कुछ हाइलाइट्स एरिया को भी हम वहां पर डिस्कस करना चाहेंगे. तो दिस इज द पार्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट. एक एक चीज हम बहुत प्रैक्टिकल वे में इसको डिस्कस करने वाले हैं. एक एक चैप्टर को हम प्रैक्टिकल वे में, साथ में मैं आपके कुछ नोट्स मेंटेन कराऊंगा. वो नोट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, रिवाइज करने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे. तो वो भी हम लिखेंगे यहाँ पर, आप सही से नोट्स को प्रिपेयर करना. ठीक है, तो मैं इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी कवर करूंगा, साथ में अपने नोट्स भी प्रिपेयर कराऊंगा, प्रैक्टिकल पोर्शन भी कवर करूंगा, और आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है. साथ में इंस्टीट्यूट की जो केस स्टडीज हैं, या जो करंट आपने देखा होगा न्यू पैटर्न के हिसाब से आपके पास जो आपका जो मॉक टेस्ट पेपर आया था, साथ में जो इस बार का एग्जाम पेपर था नवंबर 19 का, वो भी सब हम क्लास में कवर करने वाले हैं. पुरानी केस स्टडीज भी, जो रेलेवेंट केस स्टडीज हैं, वो भी हम वहां पर कवर करने वाले हैं. ठीक है सर, तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर पैटर्न ऑफ द एग्जाम, कि ये पूरा पैटर्न क्या है आपके पास, पूरा प्रैक्टिकल एरिया रिस्क मॉडल्स से रिलेटेड वो सब चीजें हम यहाँ पर करने वाले हैं. क्वांटिटेटिव मॉडल्स, क्वालिटेटिव मॉडल्स, तो वो सब वहां पर डिस्कस होगा. साथ में
आपको क्या क्या कैरी करना है एग्जाम में वो भी आप लिख लीजिए, ठीक है। तो दिस इज ऑन एग्जाम डे, आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है। तो देखिए सर, कैरी विद यू इन योर एग्जाम्स, इन एग्जाम्स यू शुड कैरी फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या कैरी करना है, स्टडी मटेरियल। आईसीआई स्टडी मटेरियल, और इसी के साथ आप लिख लो कि हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसमें मैंने आपको इंडेक्सिंग करके दे दी है। तो पूरा मैंने वो मटेरियल आईसीआई के हिसाब से ही बनाया है पूरा। तो वी हैव आवर मॉड्यूल, इसी के साथ आप रखें उसको विद इंडेक्सिंग, विद इंडेक्स। और मैंने इस तरह से इंडेक्सिंग की है, मैं आपको दिखा देता हूं एक पूरा एग्जांपल इसका पूरा, आप देख सकते हैं। दिस इज अवर स्टडी सेशन 1, और मैंने वहां पर उसकी पूरी इंडेक्सिंग करके आपको दी है, ठीक है। एक एक पॉइंट मैंने बना के दिया है, जिस भी पॉइंट से रिलेटेड आपके पास केस स्टडी में आएगा आप डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हैं, और पेज नंबर सामने ही लिखा हुआ है, आप पेज नंबर के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। तो अगर वो वहां पर आईसीआई स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है तो पेज नंबर 4 पे है। दिस इज बिजनेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल से रिलेटेड पूछ रहा है तो पेज नंबर 9 पे है। रिस्क कैटेगरीज कॉसो वो पूछ रहा है, इनहेरिएंट एंड रेसिडुअल रिस्क पूछ रहा है, तो मैंने डायरेक्टली आपको इंडेक्सिंग करके दी है, तो आप इसको साथ में ही रखें, ठीक है। तो मैंने पूरे आईसीआई मटेरियल के हिसाब से ही पूरा बनाया है, पूरा इंडेक्सिंग आपके साथ की है वहां पर, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा इन योर एग्जाम्स कि आप डायरेक्टली चीजों पे पहुंच सकते हैं। कोई एमसीक्यू आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली वहां पर जा सकते हैं, साथ में कंपेयर कर सकते हैं। आप जो सोच रहे हैं आंसर या मटेरियल के अकॉर्डिंग क्या आंसर है, तो डायरेक्टली आप कंपेयर कर सकते हैं और बहुत जल्दी आप इन चीजों को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो अलग से खाली इंडेक्स को भी वहां पर फोटोकॉपी करके साथ में ले जा सकते हैं, जिससे आप जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स को एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए सर, नेक्स्ट आपके पास, तो आपको सबसे पहले आईसीआई स्टडी मटेरियल को लेके जाना है, साथ में हमारा मॉड्यूल साथ में रखना है उसके साथ विद इंडेक्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो आपको लेके जाना है, क्लास नोट्स। तो जब आपके पास एग्जाम आएगा तो एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करना होगा, तो इस क्लास नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए भी और थ्योरेटिकल के लिए भी। पॉइंट्स वाइज हम चीजें एक बार डिस्कस करेंगे और साथ में उसको आईसीआई के मटेरियल के साथ भी क्या करेंगे, मैच करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्लास नोट्स भी कुछ लिखवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, साथ में पूरा स्टडी मटेरियल में 100% वहां पर आपके साथ वहां पर डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट को वहां पर कवर करूंगा। उसकी इंटरप्रिटेशन की जरूरत है तो वहां इंटरप्रिटेशन की भी को भी हम यूज करेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपको लेके जानी है केस स्टडीज, जो आईसीआई की केस स्टडीज हैं, साथ में मॉक टेस्ट पेपर प्लस एग्जाम पेपर सजेस्टेड। ये सब चीजें मैं एक लिंक बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये चीजें आपको लेके ही जानी है, समझ पा रहे हैं। सब चीजें आपको लेके जानी है, अपना मॉड्यूल लेके जाना है, आईसीआई का मॉड्यूल लेके जाना है, अपना हमारी जो क्लास का मॉड्यूल है वो आपको लेके जाना है, साथ में क्लास नोट्स आपको लेके जाने हैं, इससे आप जल्दी रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम टाइम पे। साथ में केस स्टडीज, जो भी आईसीआई की केस स्टडीज है, मॉक टेस्ट पेपर्स, एग्जाम पेपर्स, सजेस्टेड पेपर्स, साथ में एक आपके पास रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस है, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। आईसीआई की गाइडलाइन है, दिस इज ऑन आरबीआई, दिस इज रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, तो वो आपको लेके जानी है। तो ये आप देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट जो ये सब्जेक्ट है, दिस इज डायरेक्टली लिंक टू योर ऑडिट सब्जेक्ट, तो वहां पर भी आपके पास रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जो ऑडिट में आप फॉलो करते हैं। तो अगर मैं बात देखूं तो यहाँ 10-20% जो ये पोर्शन है पूरा रिस्क मैनेजमेंट का, दिस इज लिंक टू द ऑडिट। समझ पा रहे हैं किससे लिंक्ड है, ऑडिट से। ऑडिट में आप बहुत इनडेप्थ नहीं पढ़ते हैं, बट यहाँ पर आप इनडेप्थ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं ये आरबीआई गाइडलाइन भी आपके साथ गो थ्रू कर लूंगा,